जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि यह हम बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, साथ ही हम बात करेंगे आपकी उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे आपकी एजुकेशन, आपकी हाइट, वेट और चेस्ट के मेजरमेंट के बारे में, और साथ ही हम यह बात करेंगे आपके रनिंग क्राइटेरिया, रिटर्न एग्जामिनेशन और इसके सिलेबस के बारे में, आपके डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल के बारे में। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल टेस्ट के बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स का मेडिकल होता है और कैसे होता है। इसके अलावा किन सिचुएशंस में आपको टेम्पररी रिजेक्शन या फिर परमानेंट रिजेक्शन दे दिया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल टेस्ट के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि मेडिकल में जाने से पहले आप मेडिकल टेस्ट का वीडियो एक बार जरूर देखें, जिससे आपके मेडिकल को लेकर जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल जीडी की, और ये जो पोस्ट है वो है आपकी सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में। इसके अलावा एनआईए, एसएसएफ और राइफलमैन इन आसाम राइफल्स में। अब हम ये बात करेंगे आपके कुल पदों के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो यहाँ पे कुल पद है वो है 25,271। इसमें से 22,424 मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 2,847 पद जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पर अब हम इन पदों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो स्क्रीन पर आप टेबल देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग फोर्स के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी में कितने पद हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो मेल कैंडिडेट्स जो कि बीएसएफ फोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीएसएफ में जो कुल पद है वो है 6,413, और इसमें से एससी कैटेगरी वालों के लिए 1,026 पद है, एसटी वालों के लिए 603 है, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 1,453 पद है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 641 पद है और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2,690 पद है। इसी तरीके से आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स, एनआईए और एसएसएफ में कैटेगरी वाइज कुल कितने पद हैं। सेम इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट्स भी देख सकती हैं। राइट साइड में आपकी जो यहाँ पर पोस्ट दे रखी है कैटेगरी वाइज। फॉर एग्जांपल, अगर फीमेल कैंडिडेट्स बीएसएफ पोस्ट के लिए अप्लाई करती हैं, तो यहाँ पर बीएसएफ में फीमेल्स के लिए कुल पद है 1132। उसमें से एससी कैटेगरी वालों के लिए पद है 176, एसटी वालों के लिए 110, ओबीसी वालों के लिए 255, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 113 और जनरल कैटेगरी वालों के लिए पद है 478। तो यहाँ पर आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से आप किस पर्टिकुलर फोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं। उस कैटेगरी में आपके लिए कितने पद हैं वो आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17 जुलाई 2021 से शुरू हो चुके हैं, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त 2021। और जो आप इस फॉर्म की फीस का भुगतान करेंगे, फीस के भुगतान करने की लास्ट डेट है 2 सितंबर 2021। लेकिन अगर आप फी का पेमेंट जो है वो चालान के थ्रू करते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 7 सितंबर 2021। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वो मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 100 रुपए फीस के देने होंगे। इसके अलावा बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं यानी कि एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पर आपको कोई फीस नहीं देनी है। और ये जो आपको अपनी फी का पेमेंट करना है, ये आप अपने भीम यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग या फिर वीजा या फिर मास्टर कार्ड या फिर मैस्ट्रो या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर एसबीआई चालान के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी उम्र 1 अगस्त 2021 तक कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र आपकी 23 साल तक हो सकती है। यानी कि आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच हुआ हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपको उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में। तो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट मिलेगी, ओबीसी कैटेगरी वालों को अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा वो चिल्ड्रन और डिपेंडेंट जो कि 1984 और 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उनके विक्टिम्स हैं, और अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप गुजरात दंगों के विक्टिम्स हैं और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अधिकतम उम्र में 8 साल तक की छूट मिलेगी। और अगर आप गुजरात दंगों के विक्टिम्स हैं और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अधिकतम उम्र में 10 साल तक की छूट मिलेगी। तो ये हो गई आपको अधिकतम उम्र में मिलने वाली छूट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका पे स्केल है वो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर कुल 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सेकंड स्टेप है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी। उसके बाद आपका होगा पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो वन बाय वन करके हम सभी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप टेबल देख पा रहे हैं। इसमें कुल आपके 4 पार्ट में टेस्ट होगा। पहला पार्ट आपका होगा वो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें कुल 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। पार्ट बी होगा यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, इसमें भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। पार्ट सी होगा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। और पार्ट डी होगा आपका इंग्लिश और हिंदी का, यहाँ पर भी आपके 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का होगा। यानी कि इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका पेपर होगा वो 10th लेवल का होगा, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यानी कि अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स कट होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर बात करें कि यहाँ पर आपका पेपर कौन से लैंग्वेज में होगा, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही ऑप्शन होगा। तो ये हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे आपके रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें यहाँ पर आपके आएंगे एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। साथ ही यहाँ पर आपके आएगा अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस। इसमें आपका सेकंड सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इंडिया और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारतीय संविधान है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पूछा सकता है। तो इस तरीके से जो जनरल अवेयरनेस और जो अपना एनवायरमेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर आपके इस सब्जेक्ट्स में होंगे। अगला सब्जेक्ट यहाँ पर है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो एलिमेंट्री ऑफ मैथमेटिक्स में यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम होगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन। इसके अलावा यहाँ पर आपका टाइम एंड डिस्टेंस होगा। साथ ही यहाँ पर होगा आपका रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क। तो इन टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस होंगे। आपका यहाँ पर जो फाइनल जो पेपर है वो है इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक इंग्लिश और हिंदी की जो समझने की क्षमता है उसको चेक किया जाएगा इसमें। तो इस तरीके से ये हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस। मॉडल सिलेक्शन में रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कि सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास कर लिया है उनको आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पीईटी और पीएसटी के लिए। तो यहाँ पहले आपका होगा पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपकी होगी रनिंग। तो स्क्रीन पर आप टेबल देख पा रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए रनिंग का क्राइटेरिया अलग अलग है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम उन सभी कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं तो जो आपकी रनिंग होगी वो होगी 5 किलोमीटर की, जो कि आपको 24 मिनट में पूरी करनी है। और वो सभी फीमेल कैंडिडेट्स जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करती है तो यहाँ पर आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की, जो कि आपको 8.5 मिनट में पूरी करनी है। अब बात करते हैं उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर वो सभी मेल कैंडिडेट्स जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की, जो कि आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी है। और वो सभी फीमेल कैंडिडेट्स जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग करती है, वहां पर आपकी रनिंग होगी 800 मीटर की, जो कि आपको 4 मिनट में पूरी करनी है। तो ये हो गई आपकी रनिंग। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जो एक्स सर्विसमैन है उनका पीईटी यानी कि रनिंग नहीं होगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपका डायरेक्ट हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा यानी कि पीएसटी होगा, आपका पीईटी टेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज बता दें कि वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि 12 सप्ताह या फिर इससे ज्यादा टाइम से प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पर आपको टेम्पररी अनफिट कर दिया जाएगा। परमानेंट अनफिट नहीं किया जाएगा, टेम्पररी अनफिट किया जाएगा। तो इस कंडीशन में आपकी जब डिलीवरी हो जाएगी उसके 6 वीक्स बाद आपको फिर से मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप फिट पाई जाती है मेडिकल में तो आपको अपॉइंट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेकर आना होगा जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर से रजिस्टर्ड हो। तो ये हो गया आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मॉड ऑफ सिलेक्शन में पीईटी के बाद आपका अगला टेस्ट होता है पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी में आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है,
और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे हाइट में किन कैंडिडेट्स को कितनी छूट मिलेगी। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप टेबल देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपकी कम से कम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 147.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसके अलावा वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड है, तो वहां पर आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसी सिचुएशन के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 147.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और अब बात करते हैं उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठाज या फिर वो हिमाचल प्रदेश या आसाम या फिर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और इसी कैटेगरी के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आपकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। पीएचडी में आपका हाइट टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है चेस्ट का मेजरमेंट। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, यहाँ पर खाली मेल कैंडिडेट्स का ये मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो चेस्ट है वो बिना फुलाए कम से कम 80 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना जरूरी है। अगर बात करें चेस्ट में मिलने वाली छूट के बारे में, तो यहाँ पर वो सभी कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठा या फिर आप जो है किसी ऐसे स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं जो कि है आपका आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो यहाँ पर आपका चेस्ट बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है। पीएचडी में आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट करने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है वेट। तो यहाँ पर आपकी हाइट और एज के हिसाब से यहाँ पर आपका वेट होना जरूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन में पीएचडी क्लियर करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये आपका मेडिकल से जस्ट पहले किया जाता है। तो यहाँ पर आपका नाम, आपकी उम्र और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए आपके मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। साथ ही यहाँ पर अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड है या नहीं ये चेक किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि गुजरात दंगों के विक्टिम्स हैं तो उनको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। तो यहाँ पर ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मेडिकल से जस्ट पहले वेरीफाई कराने होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं कि एसएससी जीडी के जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स का मेडिकल होता है और कैसे होता है, इसके अलावा किन सिचुएशंस में आपको टेम्परेरी रिजेक्शन या फिर परमानेंट रिजेक्शन दे दिया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, एसएससी जीडी के मेडिकल टेस्ट के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेडिकल में जाने से पहले आप वो मेडिकल टेस्ट का वीडियो एक बार जरूर देखें जिससे आपके मेडिकल को लेकर जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने हर एक टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपका अभी भी कोई इस वीडियो को लेकर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप अपना सवाल इस वीडियो कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।